हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। इस सेशन में हम अगस्त 2022 का थर्ड गिरिराज न्यूज़पेपर डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट और सेकंड गिरिराज न्यूज़पेपर है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये हमारा थर्ड गिरिराज न्यूज़पेपर है अगस्त 2022 का। टोटल 5 गिरिराज न्यूज़पेपर पब्लिश होंगे अगस्त मंथ में, तो हम थर्ड जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम इनमें फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज अप्रूवल हैज बीन गिवन टू डेवलप हाउ मेनी मॉडल हेल्थ वेलनेस सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कितने मॉडल हेल्थ वेलनेस सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विकसित करने को मंजूरी प्रदान की गई है। तो कितने विकसित किए जाएंगे ये? तो ये 76 यानी कि 76 मॉडल हेल्थ वेलनेस सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है विकसित किए जाएंगे हिमाचल प्रदेश में और इसको मंजूरी प्रदान कर दी गई है। Which anniversary of independence was celebrated in the country on 15th August 2022? 15 अगस्त 2022 को देश में आज़ादी की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो कौन सी वर्षगांठ थी ये हमारी? ये 76 इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट किया 15 अगस्त 2022 को। देखिए, कन्फ्यूजन मत रखिएगा, 75 ईयर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं हमारी इंडिपेंडेंस को और अभी जो है हमने 76 इंडिपेंडेंस डे वो सेलिब्रेट किया 15 अगस्त 2022 को। तो 75 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं और इस बार जो इंडिपेंडेंस डे था वो 76 इंडिपेंडेंस डे था हमारा 15 अगस्त 2022 को। Where did the first spark of rebellion against the British India Company government in Himachal Pradesh started in the first war of independence of 1857? 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हिमाचल प्रदेश में ब्रिटिश इंडिया कंपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह की पहली चिंगारी कहाँ से शुरू हुई थी? तो कहाँ से शुरू हुआ था जो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था हिमाचल प्रदेश में, वो कहाँ से शुरू हुआ था? तो जो हमारी कसौली की कैंटोनमेंट है, छावनी है, वहाँ से शुरू हुआ था। तो पहली बार हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ था ये 1857 में कसौली सोल्जर कैंटोनमेंट से हुआ था, यानी कि कसौली फौजियों की छावनी से हुआ था। और कसौली जो है ये सोलन जिले में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट? पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम किस जिले से संबंधित थे? तो कौन से जिले से संबंधित थे पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम? तो कांगड़ा जिले से संबंधित थे। तो पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम, इनका जन्म 11 जुलाई 1882 को कांगड़ा जिले की पंचायत गुरनबाड़ पदियार डाडा सिवा में हुआ था। इनके पिता का नाम था लखनऊ राम और माता का नाम था रेवती देवी। मात्र 7 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो गया था और इनकी पत्नी का नाम था सरस्वती और उस समय इनकी पत्नी की जो आयु थी वो थी मात्र 5 वर्ष। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो डाडा सिवा से ही हुई है और इनका बचपन काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा क्योंकि जब 11 वर्ष की इनकी आयु थी तब इनके पिता का देहांत हो गया था। तो इन पर सारी जिम्मेवारियां आ गई थी और काम की तलाश में ये लाहौर गए थे। तो जब ये काम की तलाश में लाहौर गए थे तो उस समय भारत में अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन काफ़ी तेज हो रहा था। तो वहीं पर बाबा कांशीराम कुछ स्वतंत्रता सेनानियों से मिले थे, जैसे कि लाला हरदयाल सिंह, सरदार भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह और मौलवी बरकत से हुई थी। हु गेव द टाइटल ऑफ पहाड़ी गांधी टू बाबा कांशीराम? बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी थी? किसने दी थी? ये दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो वर्ष 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू होशियारपुर के गढ़ीवाल में एक सभा को संबोधित करने के लिए आए हुए थे। तो वहां पर मंच से ही नेहरू जी ने बाबा कांशीराम जी को पहाड़ी गांधी कहकर संबोधित किया था और उसके बाद बाबा कांशीराम जी को पहाड़ी गांधी के नाम से ही पुकारा जाने लगा। हु एड्रेस्ड बाबा कांशीराम बाई कॉलिंग हिम पहाड़ी बुलबुल? बाबा कांशीराम को पहाड़ी बुलबुल कहकर किसने संबोधित किया था? किसने किया था संबोधित? ये किया था सरोजनी नायडू ने। तो जिला ऊना के दौलतपुर में एक जनसभा थी, तो वहां पर सरोजनी नायडू भी आई हुई थी और वहां पर कांशीराम जी की गीता और कविताएं सुनकर वो काफ़ी प्रभावित हुई थी। तो उस समय सरोजनी नायडू जी ने बाबा कांशीराम जी को बुलबुले पहाड़ कहकर पुकारा था। इसके अलावा जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इनको फांसी की सजा हुई थी तो पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम जी ने प्रण लिया था कि ब्रिटिश राज के खिलाफ अपनी लड़ाई को और भी गति देंगे और उसे कम नहीं होने देंगे। और उन्होंने ये भी कसम खाई थी कि जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता तब तक वो काले कपड़े ही पहने रखेंगे और इसके लिए इन्हें काले कपड़ों वाला जनरल भी कहा जाता था। तो ध्यान रखिए, इन्हें काले कपड़ों वाला जनरल क्यों कहते थे? क्योंकि इन्होंने कसम खाई थी कि जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता तब तक वो काले कपड़े ही पहने रखेंगे।
और 15 अक्टूबर 1943 को जब इन्होंने अपनी आखिरी सांस ली तो उस समय भी इन्होंने काले कपड़े ही पहने हुए थे और इनका जो कफन था वो काला ही था। बाबा कांशीराम वेंट टू जेल हाउ मेनी टाइम्स इन हिज लाइफ टाइम। बाबा कांशीराम अपने जीवन काल में कितनी बार जेल गए थे? कितनी बार जेल गए थे? तो 11 बार जेल गए थे। तो सन 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में बाबा कांशीराम ने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में भी भाग लिया, जिस कारण उन्हें गुरदासपुर जेल में भेज दिया गया और यह पहली गिरफ्तारी थी उनकी। वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ जब उन्होंने विद्रोह किया था तो पहली बार उस समय गिरफ्तार हुए थे। और बाबा कांशीराम जी को 5 मई 1920 को लाला लाजपत राय के साथ 2 साल के लिए धर्मशाला जेल में भी डाला गया था। बाबा कांशीराम अपने जीवन काल में कुल 11 बार जेल गए और जीवन के इनके 9 वर्ष जो हैं वो जेल में ही बीते। इन्होंने 508 कविताएं, 8 कहानियां और 1 उपन्यास लिखा है। और 1920 में इनकी पहली रचना नके निके मानुआ जो और जीने दी तैयारियां च, दोनों ही जो रचनाएं हैं वो जेल में लिखी गई हैं। इन ऑनर ऑफ बाबा कांशीराम, the then Prime Minister Indira Gandhi released a post stamp on Baba Kanshiram at ज्वालामुखी on which date? बाबा कांशीराम के सम्मान में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किस तारीख को ज्वालामुखी में बाबा कांशीराम पर डाक टिकट जारी किया था? तो कब किया था? ये किया था 23 अप्रैल 1984 को। तो बाबा कांशीराम जी के सम्मान में 23 अप्रैल 1984 को ज्वालामुखी में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने बाबा कांशीराम जी के सम्मान में डाक टिकट का विमोचन किया था। और ये याद रखिएगा कि ये जो हमारा 2022 चला हुआ है अभी वर्ष 2022, ये बाबा कांशीराम जी की 140वीं जयंती है। हु थ्रू द बॉम्ब इन द असेंबली हॉल ऑफ दिल्ली इन 1929? सन 1929 में दिल्ली की असेंबली हॉल में किसने बम फेंका था? किसने फेंका था? ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये फेंका गया था भगत सिंह के द्वारा। इसके अलावा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों ने ही बम फेंका था 1929 में असेंबली हॉल में दिल्ली में। हुज लास्ट क्रिएशन वाज सिंहावलोकन? सिंहावलोकन किसकी आखिरी रचना है? तो प्रसिद्ध क्रांतिकारी यशपाल जी, इनकी आखिरी रचना है, उसका नाम है सिंहावलोकन। तो कांगड़ा जिले के भूमपल में एक और सेनानी हुए। भूमपल जो है वर्तमान में हमीरपुर जिले में है और ये जो स्वतंत्रता सेनानी हुए इनका नाम था यशपाल। काफ़ी बड़े रेवोल्यूशनरी थे ये। और इनका ध्यान रखिए भी रखिएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये किस जिले से रिलेटेड है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमीरपुर टिक कीजिएगा। इनके पिता का नाम था हीरालाल और इनकी माता का नाम था प्रेमा देवी। प्रेमा देवी जो थी वो फिरोजपुर छावनी में अध्यापिका थी और फिरोजपुर में ही 3 दिसंबर 1903 को यशपाल जी का जन्म हुआ था। और यशपाल जी ने नेशनल कॉलेज लाहौर में BA किया था। और 1929 में दिल्ली के असेंबली हॉल में भगत सिंह ने जब बम फेंका था तो उसी वर्ष ही यशपाल जी ने भी अंग्रेज वायसराय की ट्रेन के नीचे बम विस्फोट किया था। और 1932 में इलाहाबाद में यशपाल को 14 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई थी और इतने लंबे समय तक जेल में रहने पर इन्होंने खूब अध्ययन भी किया था। इसके अलावा अगस्त 1936 को बरेली सेंट्रल जेल में इनका विवाह प्रकाशवती से हुआ था और 1938 में इन्होंने विप्लव पत्र निकाला था। इसके अलावा जेल की सजा होने पर इनसे एक लिखित शपथ पत्र दिया गया था और उस लिखित शपथ पत्र में यह लिखा गया था कि वो कभी भी उत्तर भारत नहीं जाएंगे। और सन 1938 में जब जेल से रिहा हुए तो ये प्रतिबंध उन पर जारी रहा था और वो अपने घर भी नहीं जा सके थे। और यशपाल जी ने 1939 में प्रथम संग्रह पिंजरे की उड़ान ये जारी किया था और लगातार इसके 17 कहानियाँ जो हैं संग्रह छपे थे। और अंतिम संग्रह था इनका लैंप शेड, 1989 में यह प्रकाशित हुआ था। और यशपाल जी को प्रेमचंद परंपरा का सजग उत्तराधिकारी भी माना जाता है। इसके अलावा इनके जो यात्रा स्मरण है उनमें जो अंतिम था वो था सिंहावलोकन। तो अगर अंतिम संग्रह पूछें तो वो था लैंप शेड और यात्रा स्मरण पूछें तो वो था सिंहावलोकन। वर्ष 1970 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 1976 में इन्हें साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया और 16 दिसंबर 1986 को इनका निधन हो गया था। Pajota movement started under the leadership of वैद्य सूरत सिंह was a part of which movement started by गांधी जी? वैद्य सूरत सिंह की अगुवाई में शुरू किया गया पजौता आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू किए गए किस आंदोलन का हिस्सा था? किसका हिस्सा था ये था क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का ये हिस्सा था। इसमें याद रखिएगा 3 डेट्स याद रखिएगा, एक है 20, दूसरी है 30, तीसरी है 42, 20, 30, 42। तो 20 को हुआ था हमारा असहयोग आंदोलन, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। 30 को हुआ था हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, साल्ट सत्याग्रह बोलते हैं जिसे। और 42 को हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट। तो जो पजौता मूवमेंट था, पजौता आंदोलन था, वो भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था, उसका ये पार्ट था पजौता आंदोलन।
तो वैद्य सूरत सिंह की अगुवाई में शुरू किया गया समझौता आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा था। देखिए, सिरमौर रियासत के दमनकारी कानूनों के खिलाफ अक्टूबर 1942 में राजगढ़ क्षेत्र के टपरोली गांव में पंजौता घाटी के लोगों ने पंजौता किसान सभा का गठन किया था। किस जिले में किया गया था? सिरमौर जिले में किया गया था, यानी कि उस समय सिरमौर रियासत थी। तो वहां पर पंजौता किसान सभा का गठन किया गया था अक्टूबर 1942 में। और इस किसान सभा ने जो सिरमौर के राजा थे उनको रियासत में जो भी जबरन सैनिक भर्तियां हो रही थी, बेगार प्रथा थी और जो भी टैक्स थे, कर थे, उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित करके भेजा था। और किसानों की मांग पर राजा ने कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया, जिसके चलते जो किसान थे उनमें आक्रोश की लहर फैल गई और किसानों ने रियासत के खिलाफ विद्रोह करने का बिगुल बजा दिया। आंदोलन की खबर मिलते ही राजा में आंदोलन को खत्म करने का मकसद फैला और उन्होंने सैनिकों को भेजा और सैनिकों ने आंदोलनकारियों से आग्रह किया, लेकिन उन्होंने आग्रह ठुकरा दिया। और इस आंदोलन को कुचलने के लिए 11 जून 1943 को सिरमौर के राजा महाराजा राजेंद्र प्रकाश के सिपाहियों ने राजगढ़ के सरोटे टीले में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर 1700 राउंड गोलियां फायर की थी और वहां पर अनेक लोग घायल हुए थे और उनमें कामना राम नाम के एक स्वतंत्र सेनानी थे, उनकी भी वहां पर मौत हो गई थी। रेवोल्यूशनरी क्वीन खैरगढ़ी इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट? क्रांतिकारी रानी खैरगढ़ी का संबंध किस जिले से है? किस जिले से है? मंडी जिले से संबंधित है क्रांतिकारी रानी खैरगढ़ी। तो रानी खैरगढ़ी मंडी के राजा भवानी सेन की दूसरी पत्नी थी। देखिए, इनका जो ओरिजिनल नाम था वो था रानी ललिता कुमारी, लेकिन ये यूपी के खैरगढ़ की रहने वाली थी, तो वहाँ की रानी थी ये, तो इसीलिए इन्हें रानी खैरगढ़ी कहते हैं। दिसंबर 1911 में जिस समय भवानी सेन दिल्ली दरबार से वापस आए थे, तो मंडी पहुंचने के बाद वो बीमार पड़ गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। और राजा भवानी सेन की दुखद मृत्यु के पश्चात रानी खैरगढ़ी ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने निकट के रिश्ते के मियाँ किशन सिंह के बेटे जोगिंदर सेन को गोदी पुत्र बनाकर 28 अप्रैल 1913 को मंडी रियासत का राजा घोषित कर दिया था। इसके अलावा जब भाई हरदेव ने मंडी में गदर पार्टी का गठन किया था, तो उसके साथ भाई हृदयराम भी पार्टी में शामिल हो गए थे और फिर दोनों बड़े क्रांतिकारियों के प्रयत्नों से ये जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उनमें और तेजी आ गई। और जब रानी खैरगढ़ी को गदर पार्टी की जानकारी मिली तो वो गुप्त रूप से पार्टी की सदस्य बनकर पार्टी को हर तरह से मदद करने लगी। देखिए, ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन जो है, इसका एक्सप्लेन करने का जो मकसद है वो क्या है, ताकि क्वेश्चन एग्जाम में कोई भी आए तो आप उसको टिक कर सकें। जैसे कि अगर पूछा जाए कि इनका ओरिजिनल नाम क्या था, तो वो था रानी ललिता कुमारी। किसकी दूसरी पत्नी थी? राजा भवानी सेन की दूसरी पत्नी थी। और कौन सी रियासत के राजा थे राजा भवानी सेन? तो वो मंडी के थे। इसके अलावा किस पार्टी किस तरह से बनी थी ये गुप्त रूप से? तो गदर पार्टी किस तरह से बनी थी? गुप्त रूप से। और इन्होंने किसको जो गोद लिया था? जोगिंदर सेन को इन्होंने गोद लिया था और उन्हें उत्तराधिकारी बनाया था। तो इस एक्सप्लेनेशन का ये मकसद यही है कि आपको ये सब चीजें ध्यान रहें। हिमकेयर स्कीम इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? हिमकेयर योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है हमारी हिमकेयर योजना। तो जो हमारी हिमकेयर योजना है इसका पूरा नाम है हिमाचल हेल्थ केयर योजना। इसमें जो भी परिवार आयुष्मान भारत में कवर नहीं है या सरकारी कर्मचारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, वो इस योजना के पात्र हैं। इनकी जिनको भी आयुष्मान भारत योजना में कवर नहीं किया गया है वो सारे पात्र हैं हिमाचल हेल्थ केयर योजना के। और इस योजना के लाभ जो हैं वो ये है कि चयनित परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज प्रदान किया जाता है और परिवार के सभी सदस्य जो है इस योजना के तहत शामिल होने के पात्र हैं। इसमें कोई भी आयु सीमा नहीं रखी गई है। इसके अलावा इसके लिए प्रीमियम रखा गया है कि आपको 1 वर्ष की कितनी पेमेंट करनी होगी। तो जो भी गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार हैं, बीपीएल है, रेडी फडी कार्यकर्ता है, उनके लिए निःशुल्क है, यानी कि 0 रखा गया है, उनके लिए कोई प्रीमियम नहीं है। 40% से अधिक जो दिव्यांग हैं, 17 वर्ष की आयु से अधिक के वरिष्ठ नागरिक हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, सहायिकाएं हैं, मिड डे मील वर्कर हैं, अंशकालिक कार्यकर्ता हैं, दिहाड़ीदार हैं, आशा वर्कर हैं, अनुबंध कर्मचारी हैं, उनके लिए 365 रुपये रखा गया है 1 वर्ष का प्रीमियम। और जो भी अन्य परिवार बचे जो इनमें इंक्लूडेड नहीं है उनके लिए 1000 रुपीज़ यानी कि 1000 रुपये प्रीमियम रखा गया है। सबसे बड़ी बात ये रखिएगा कि जो भी व्यक्ति जो भी परिवार जो है आयुष्मान भारत में कवर नहीं है, इस स्कीम में कवर नहीं है, उन्हें हिमाचल हेल्थ केयर योजना में रखा गया है। अंडर द चीफ मिनिस्टर सहारा योजना हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड पर मंथ? मुख्यमंत्री सहारा योजना के अंतर्गत कितने रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? तो 3000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है चीफ मिनिस्टर सहारा योजना यानी कि मुख्यमंत्री सहारा योजना के अंतर्गत। मुख्यमंत्री सहारा योजना के अंतर्गत 3000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 51,000 रुपये का अंशदान दिया जाता है।
मुख्यमंत्री शगुन योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए 31,000 रुपये का अंशदान दिया जाता है। और बेटी है अनमोल योजना के अंतर्गत 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इनका जो भी अमाउंट है सभी का याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। द स्टेट लेवल इंडिपेंडेंस डे फंक्शन वाज हेल्ड एट विच प्लेस इन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर ऑन 15 अगस्त 2022। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त 2022 को जिला सिरमौर में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो कहाँ किया गया था? ये सिरमौर के सराहा में आयोजित किया गया था। व्हेन वाज नेशनल एंथम अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया था? ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। तो भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन, जो मूल रूप से रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली में रचा गया था, इसे 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी संस्करण को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। और इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि किस अधिवेशन में गाया गया था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कोलकाता अधिवेशन था 27 दिसंबर 1911 को जो हुआ था, उसमें इसे पहली बार गाया गया था। और जो राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण का बजने का समय है वो लगभग कितना है? 52 सेकेंड, 52 सेकेंड तक ये चलता है। द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज अ पार्ट ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जीज विच फेमस नोवेल? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के किस प्रसिद्ध उपन्यास का एक हिस्सा था? तो किसका हिस्सा था ये आनंद मठ 1882 में प्रकाशित किया गया था। और ये नोवेल जो था बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था, लिखा गया था। तो उसमें था ये हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। और इसे भी 24 जनवरी 1950 को ही अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा, संविधान सभा द्वारा, भारत के नेशनल सॉन्ग यानी कि राष्ट्रीय गीत के रूप में। ये थी हमारी डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम इन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।